सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पीएससी 2020 के इंटरव्यूज जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये 19 मई तक चलेगा। अब देखा जाए तो आज हम डिस्कस करेंगे हमें इंटरव्यूज में कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक ऐसे वक्त पे इंटरव्यूज आपके हो रहे हैं जबकि आपका एमपीपीएससी 2022 का प्रीलिम्स भी 21 मई को होने वाला है। तो बेसिकली थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा इशू है, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप कंपार्टमेंटलाइजेशन करने की हैबिट डालो। किस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओगे, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। तो आज हम बात करेंगे इंटरव्यूज में कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। लेट्स डिस्कस अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। जो लोग मॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वही मॉक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826033084। इस पे कॉल करके अपने मॉक का जो टाइम है उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। मॉक कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से आप अपने मॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन फॉर टुडे। तो एमपीपीएससी इंटरव्यूज में कौन कौन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, आज हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैनल। आप जहां पर इंटरव्यू देने जाएंगे, देखिए आमतौर पर ये ऑलमोस्ट हर किसी को पता होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए पैनल के जो चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन जो होते हैं, ही इज बेसिकली द एमपीपीएससी मेंबर। एमपीपीएससी के चेयरमैन हो या एमपीपीएससी के मेंबर हो, उनको आपके पैनल का चेयरमैन बनाया जाता है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे 4 मेंबर हो सकते हैं। वो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं मोस्टली। तो उनको बेसिकली वो यूजुअली या तो प्रोफेसर्स होते हैं या तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट। उनको बेसिकली आपके पैनल का मेंबर बनाया जाता है। कौन सी फील्ड का कौन एक्सपर्ट है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपसे सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्रयास करना है कि जो पॉसिबल क्वेश्चन से आपसे जो पूछा सकते हैं उनको थोड़ी प्रयास करें कि तैयार करके रखें। पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पैनल से आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आप यहाँ पर पैनल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है ड्रेसिंग सेंस के बारे में। देखो ड्रेसिंग सेंस पूछा आता है कि बार यहाँ पे कैसा ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए। देखो आमतौर पर बॉयज़ की बात करें तो आमतौर पर सूट पहनते हैं, ब्लेजर्स डाल के रखते हैं। तो आप भी वैसा ड्रेसिंग सेंस रख सकते हैं। गर्ल्स की बात करें, प्रयास करें फॉर्मल्स पहन के जाएं। फॉर्मल्स ही रिकमेंडेड है। प्रयास करें हल्का सा क्रीम कलर का जो टॉप है, मतलब शर्ट है, उसको प्रेफर करें। और पैंट की बात करें, डार्क आप ब्लैक प्रेफर कर सकते हैं, डार्क ब्लू प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करना चाहें। बट प्रयास करें बिल्कुल फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस रखें, बिल्कुल डिसेंट से दिखें। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क पहन के नहीं जाना चाहिए, ये काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो प्रयास करना ड्रेसिंग सेंस हमारा बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। शूज़ लेदर रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो हेयर स्टाइल की ये बात डिस्कस किया जाता है, हेयर बहुत लंबे लंबे मत रख लेना, थोड़ा सा उसका थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। हल्का ऑफिशियल लुक आपके अंदर होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, तो इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करें, है ना। नाउ इसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। आप एंटर कैसे करते हैं, एंटर करते वक्त कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है। जब आप एंटर करते हैं तो आमतौर पर देखा जाए तो आप परमिशन मांगते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, परमिशन मांगने के बाद आप एंटर करते हैं। अपनी जो भी सीट आपको अलॉट किया जाती है उसके ठीक पीछे आप खड़े हो जाते हैं, दैट्स फाइन। प्रयास करें जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप बैठे नहीं। ये एक डिसेंसी दिखाती है। यदि थोड़ी देर तक आपको बैठने की परमिशन नहीं दी जाती, देन यू कैन आस्क दैट कि सर मे आई सिट। तो परमिशन लेकर आप फिर प्रॉपर तरीके से बैठ सकते हैं, लेकिन जब तक आपको परमिट ना किया जाए कि यू कैन सिट, तब तक आप बैठने का प्रयास ना करिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं। एंटर करने के बाद आपने ग्रीट करने की बात करी, तो ग्रीट करने के लिए बोल दिया है मैंने। सबसे पहले चेयरमैन को विश करना है, उसके बाद जो भी लेडीज मेंबर है उनको विश करना है, उसके बाद बाकियों को विश करना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है, जहां से क्वेश्चन आमतौर बनते हैं, वो है आपका व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण जो आपने सेंड किया होगा, क्वेश्चन का एक मेजर फोकस आपके व्यक्तिगत विवरण से होता है। व्यक्तिगत विवरण में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका नेटिव प्लेस। देखिए ये सब चीजें शुरू करने के पहले आमतौर पे बोला जाता है आपसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हों, मेडिकल बैकग्राउंड से हों, या कुछ लोग ऐसे हों जो प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, तो वहाँ पर इंटरव्यू देने की प्रथा बहुत कॉमन होती है। जब फर्स्ट टर्म होते हैं, सेकेंड टर्म होते हैं, तो आपको इंटरव्यू देना ही होता है।
थर्ड ईयर फाइनल ईयर हर जगह आपको आमतौर पर एकेडमिक्स के टाइम में आप बहुत सारे वाइवा प्रेजेंट करते हो, लेकिन वो एक अलग है। कॉलेज में भी आपको इंट्रो देना होता है आमतौर पर रैगिंग के दौरान में, फर्स्ट ईयर में जब आप होते हो, तो वो इंट्रो अलग है। यहां पर जो इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो उसको थोड़ी प्रैक्टिस करके देना। इसमें आप कुछ बेसिक चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अपना नाम क्या है, हमारा नेटिव प्लेस क्या है, आपने एकेडमिक्स में क्या है किया है, आपकी हॉबी क्या है, या आपकी कोई स्ट्रेंथ एरिया है, उसको आप फोकस कर सकते हैं। बहुत लंबा इंट्रो नहीं रखना है, इस चीज़ को थोड़ी ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बोलने की प्रैक्टिस थोड़ी करके जाएगा, बिकॉज मैंने कई बार ऐसे देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी मॉक में पार्टिसिपेट किया, जब उससे सीधा पूछा जा रहा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो भी उनका प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होता है। फिर ऊपर नीचे देखना शुरू करते हैं कि हाँ मैं क्या बोलने वाला था। देखो प्रेशर में आमतौर पर बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है, दैट्स ट्रू, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करना है कि इस चीज को 2-4 लोगों के सामने, अपने घर के किसी मेंबर के सामने आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करो। मिरर के सामने बोलना, किसी इंसान के सामने बोलना, दोनों फर्क होता है। तो प्रयास करें, यदि आपने मॉक में पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो आपके फैमिली मेंबर हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके सामने थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस करें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसमें क्या है, आपका रिदम बन जाएगा, आपके अंदर प्रॉपर तरीके से इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल फटाफट बोल रहे हो, लेकिन आपके अंदर इतना होना चाहिए कि लगे कि हाँ थोड़ा आपने प्रैक्टिस किया हुआ है ना, जो थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद व्यक्तिगत से क्वेश्चन बनता है आपका नेटिव प्लेस से। आमतौर पर सबसे पहले निगाह किसी इंटरव्यू की पड़ती है आपके नेटिव प्लेस से, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं या आपकी एकेडमिक्स कहाँ से हुई है, इन चीजों में नजर पड़ती है। तो प्रयास करें जो भी आपका नेटिव प्लेस है उसको थोड़ी तैयार करके जाइए, जहां भी आपका रेजिडेंस रहा, जहां भी आप बोर्न हुए हैं, उसके बारे में कोई फेमस क्विजीन्स वहाँ की फेमस हैं, या वहाँ पर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है तो चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं, या वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कुछ भी ऐसा है उसको थोड़ी सी आप तैयार करके रखें। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कुछ उस जगह का है तो उस चीज़ को आप थोड़ा तैयार करके रखें। यदि आप उसको बोलते, देखो आपके पास सॉरी बोलने का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को पूछा जाए और वहां पर यदि आपने थोड़ा कंटेंट वहां पर बोल दिया तो कई बार वो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यदि आपने नेटिव प्लेस के बारे में काफी जागरूक हैं, यू नो अबाउट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ योर नेटिव प्लेस, तो वो चीजें काफी बड़ा इंपैक्ट करती हैं आपके इंटरव्यूज में। तो इन चीजों पर ध्यान रखें। नेटिव प्लेस के बाद फिर आज फोकस जाता है आपके बर्थडे पे। देखो बर्थडे जो है वैसे ऐसा तो हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कुछ फेमस काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मेरे बर्थडे की बात करो, मेरा बर्थडे 28 जून में हुआ है, 28 जून में, और 28 जून में एक बड़ी महत्वपूर्ण संधि हुई थी, दैट्स कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मनी को एक संधि करनी पड़ी थी फ्रांस, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज के साथ में, जिसमें वर्साइल्स की संधि में सारा का सारा जो युद्ध का खर्चा है वर्ल्ड वॉर 1 का, वो सारा जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया था। और वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इतनी ह्यूमिलेटिंग थी कि उसकी जो अंतिम किस्त है वो जर्मनी ने अभी कुछ साल पहले चुकाई है ना। और ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसकी वजह ही वर्साइल्स की संधि थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन चीजों का इंपॉर्टेंस होता है। यदि आप ये चीजें बता सकें तो काफी पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। हालांकि वर्साइल्स का जो पैलेस है वो भी, यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, बिकॉज वर्साइल्स के पैलेस का फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी अच्छा संबंध था। आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। आप अपने बर्थडे के बारे में थोड़ा सा बोल सकें तो कई बार यदि पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में तो वो चीजें कई बार पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो प्रयास करना, हल्का सर्च करके जाना, तो ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपका व्यक्तित्व से पूछा जा सकता है आपकी जो एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स सब देखो, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना, डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो यदि इन केस आपके पास प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होने कंडीशन में आपसे बहुत ज्यादा एकेडमिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप कोई पोस्ट में हैं, आप पटवारी हैं, आप कांस्टेबल हैं, आप एसआई हैं, या कोई ऐसी पोस्ट में हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जहां भी हैं, या जिस भी एकेडमिक्स में आप हैं, टीचर हैं, तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्टली आपके एक्सपीरियंस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा आपके एकेडमिक्स में जंप नहीं करते हैं। लेकिन इन केस आप फ्रेशर हैं या आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उस कंडीशन में आपके एकेडमिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उसको तैयार करके रखिए। वर्क एक्सपीरियंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली पूछा आता है कि आपका काम क्या था, कौन कौन से काम आप वहां पे करते थे,
आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को रेज करना चाहते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी को रेज करना चाहते हैं, तो उनमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जहां पे काम किया जाए तो वहां पे प्रोडक्टिविटी रेज हो सकती है। तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि इंटरव्यूअर को आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हल्की सी भी जानकारी है तो दे विल आस्क दैट क्वेश्चन। हालांकि यदि मैं इसका एक्सपीरियंस यार आपके साथ शेयर करूं तो काफ़ी फनी कुछ हमारे पास एक्सपीरियंस थे। हमारा एक फ्रेंड था, उसने एक हॉबी डाली थी, मुझे ये एक्सपीरियंस आज भी याद है। उसने यूपीएससी का इंटरव्यू देने वक्त हॉबी में डाला कि जो स्लम एरिया होती है वहाँ के बच्चों को पढ़ाना मेरी हॉबी है। और कुछ एक दो दिन पहले गया था, एक दो दिन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा गया नहीं था। दे हैव बीन लुकिंग दैट कि कोई ऐसी हॉबी डाली जाए जो कि बोर्ड के सामने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे, है ना। तो उसने ऐसे डाल दी कि स्लम एरिया में जाकर बच्चों को एजुकेट करना ये मेरी हॉबी है। तो उसने किया नहीं था, उसके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब वहाँ पे उन्होंने पूछा कि जब किसी बच्चे को आप अप्रोच करते थे, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वो 60-60 साल के मेंबर होते हैं, तो उनके पास लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते। जो चीज़ आपने किया है उसको आप बोल सकते हो, लेकिन जो चीज़ आपने नहीं किया है उसको अपने वर्क एक्सपीरियंस में जल्दी ऐड मत करना। बिकॉज क्या है, उसकी हल्की बारीकियाँ पूछेंगे, आपने नहीं किया तो आपको कुछ नहीं पता होगा। तो उन्होंने से पूछ लिया कि जब किसी भी स्लम एरिया के बच्चे से जिसका एजुकेशन में कोई भी इंटरेस्ट ना हो उससे आप मिलें तो आप उसको एजुकेशन के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। उसने बहुत ही कैजुअल रिप्लाई किया कि मैं उसको बताऊंगा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर बन सकते हो। ये सारी चीज़ें उसने बताई। तो इस तरह से हम उसको मोटिवेट करेंगे। जब उसने कुछ किया नहीं था लाइफ में, तो ऐसी कंडीशन में इंटरव्यू बोर्ड जो है उसको देखकर हंसने लग गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगले दिन मैं हमारे यहाँ जो वहाँ पे नगर निगम की भी गाड़ी आती थी, प्राइवेट गाड़ी भी आती थी, और प्राइवेट गाड़ी में आने में एक छोटा सा बच्चा भी कहीं आता था अपने फादर के साथ में। उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से आई थिंक 14-15 साल का बच्चा रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसकी एज कितनी थी, बट समथिंग लाइक दैट। तो मेरे अगले दिन सुबह मैं उठा तो जब उसको वहाँ पे एक्सपीरियंस खराब रहा, तो अगले दिन मैंने सोचा कि मैं भी एक्सपीरियंस ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने उससे बच्चे से पूछा कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई करने क्यों नहीं जाते, स्कूल क्यों नहीं जाते। उसने कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें सिर्फ मेरे को इतना बोल रही थी कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे मेरा काम करने दो। दैट्स एक्सपीरियंस। जब आप कोई काम करते हैं तो उसकी बारीकियां आपको पता होती हैं। किसी बच्चे को अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल अलग सा होता है, स्पेशली यदि कोई ऐसा बच्चा जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना ना हो। ऐसे बच्चे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने का जो काम होता है उसका प्रोसेस एक अलग होता है। जब आप उसको करते हैं तो आपको उसकी बारीकियां पता होती हैं। यदि आपने कभी नहीं किया तो उसकी बारीकियां आपको पता नहीं होंगी। कई सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। जैसे मान लीजिए आप टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग करते हो तो कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, आप बोर्ड की तरफ देखकर लिख रहे हो और पीछे से बच्चे ने एक चॉक फेंक दिया, आप उस बच्चे को कैसे हैंडल करोगे। सच काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स कैन बी आस्क्ड। तो यदि आपने टीचिंग किया है तो आप थोड़ा सा उसका एक कन्विंसिंग रिप्लाई दे पाओगे। यदि आपने कभी किया ही नहीं है, बोर्ड में कभी आप खड़े नहीं हुए, तो हाउ डू कैन रिप्लाई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा उन्हीं चीजों को अपने वर्क एक्सपीरियंस में डालना या हॉबी में डालना जिसको आपने कभी किया हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने उसको कर दिया कि हाँ चलो ठीक है यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन हम तैयार करके रखेंगे और वो हमें नंबर दे देंगे। कभी कभी केस स्टडी से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं और वहां पर फिर आप शांत हो जाते हो। तो थोड़ी प्रयास करना है कि उन्हीं चीज़ों को अपनी हॉबी में या एक्सपीरियंस में डालना, एक्सपीरियंस में डिस्कस करना जो चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से किया हो, है ना। चलिए यहां से आगे चलते हैं। एकेडमिक्स में जरूर यदि मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उस कंडीशन में जो एकेडमिक्स है उसकी थोड़ा चीज़ें तैयार करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा मैं एक्सेप्शनल चीज़ों को तैयार करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसको थोड़ी सी आप देख के जाइएगा जिससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो, है ना। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके पास सॉरी बोलने का ऑप्शन हमेशा होता है, लेकिन यदि केस किसी क्वेश्चन को पूछा जाए तो उसमें यदि आप थोड़ा सा कंटेंट दे सकें तो कई बार अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लगता है कि हाँ थोड़ा सा आप तैयारी करके आए हैं। मैंने बहुत बार देखा है मॉक को हम लोग ले रहे हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिना तैयारी के आके बैठ गए हैं। और कितना डिसअपॉइंटिंग लगता है एक इंटरव्यूअर को जब वो क्वेश्चन पूछता है और सामने से कुछ रिप्लाई नहीं निकल रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है। कई बार तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जहां से पूछ लिया जाए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है। कम से कम बेसिक चीज़ों को तो रिवाइज करके आओ यार, बिकॉज ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है ये कई बार वहां से पूछा सकता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, शिशु मृत्यु दर कैसे कम कर सकते हैं, मातृ मृत्यु दर कैसे कम कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए है क्या। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना मतलब यह है कि जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर थोड़ी तैयारी करके यदि आप जाते हैं तो उसका कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना। तो ये एकेडमिक्स
जो भी एकेडमिक्स है तो प्रयास करना, हल्का तैयारी करके जाना आप। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो आमतौर पर जो भी सिविल सर्विस के इंटरव्यू होते हैं वहां पर देखा जाता है कि आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसमें जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि बहुत सारे सिनेरियो चल रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल गांधी जो है उनकी पार्लियामेंट से सदस्यता चली गई, 2 साल का पनिशमेंट दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आपको याद होगा, तो उसमें बेसिकली ये था कि 2 साल या 2 साल से अधिक का पनिशमेंट दिया जाता है तो उस कंडीशन में उनकी सदस्यता जो है वो भंग कर दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वहां पे इशूज थे जिसमें सदस्यता उनकी तुरंत हटा दी गई, बहुत तुरंत एक्शन दिखाया गया। तो वो चीजें कितनी जेन्युइन है, तो ये चीजें जो है इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जरूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट की राय प्रॉपर तरीके से आप देख लें। बहुत सारे स्पेशली हिंदी न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, वहां पर प्रॉपर तरीके से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, है ना। और एक्सपर्ट्स के पास काफी ज्यादा जानकारी होती है, दूसरे ओपिनियन को आप देख लें तो आपको एक परसेप्शन जो है क्रिएट करने में आसानी होती है। फिर मैं कह रहा हूं ओपिनियन जो है वन साइडेड मत रखिएगा। ओपिनियन को कोशिश करें हल्का सा डिप्लोमेटिक आंसर तैयार करने का प्रयास करें, जहां पे आप बहुत ज्यादा पकड़े ना जाएं, है ना। बिकॉज वहां पे ओपिनियन में ऐसा ना दिखे कि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो और आप पॉलिटिशियन का कैरेक्टर आपके अंदर है। आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, कोई पार्टी मेजोरिटी में रहेगी, आपको उसके अंदर में काम करना है, तो प्रयास करना है अपना डिप्लोमेटिक आंसर आपको तैयार करके रखना है। इधर हो तो ठीक है, इधर हो तो ठीक है ना। तो इन चीजों को थोड़ा तैयार करके रखिएगा। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन तैयार करने, जैसे अभी आप हिंडनबर्ग की बात करें, अडानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी थी, तो वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन तकरीबन 8-10 पॉइंट ऐसे हैं इस समय, 8-10 इश्यूज ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में, जैसे ईडी और सीबीआई की बात करें, उसके पावर का मिसयूज करने की बात करें, तो इसका क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्या गवर्नमेंट जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केवल और केवल अपोजिशन पार्टी इसको टॉर्चर करने के लिए करती है। अब देखो यहाँ पे यदि आपने बोल दिया यस सर, तो आप समझ सकते हैं इसका असर क्या पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डिप्लोमेटिक आंसर देना है। वो यस सर नो सर जैसा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं होना चाहिए, उसमें जस्टिफाई करते हुए चीजों को आपको बोलना है। आप कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को आपको जस्टिफाई करके बोलना है, तो इस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा अपोज करते हुए आप नजर नहीं आने चाहिए, बिकॉज यू हैव टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के अंडर में यदि आपको काम करना है तो आपका जो ओपिनियन बिल्डिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ में आपके अंदर जो कंपेटिबिलिटी है वो अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं होना, जैसे मान लीजिए करप्शन की बात करें, करप्शन के केस होते हैं, जैसे आपसे पूछा सकता है कि बहुत सारे ऑफिस होते हैं जहाँ पे स्पेशली क्लर्कल स्टाफ जो है बहुत ज्यादा करप्ट होता है, वहां पर वो हर एक चीज के लिए पैसे मांग रहा होता है, उनका बिहेवियर काफी खराब होता है। ऐसी चीजों को आप कैसे हैंडल करेंगे? तो आप ये नहीं बोल देना बिल्कुल झटके से कि हाँ उनको तो मैं फायर कर दूंगा। आपका एक डिप्लोमेटिक आंसर होना चाहिए, थोड़ा तैयार करके जाइए। केस स्टडीज अपने कुछ फ्रेंड्स आपके हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं केस स्टडीज, या मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, बहुत पहले जब मैंने अपने मॉक के लिए डिस्कस किया था उसमें बोला था कि आप किसी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा आपका जो आप जिस तरह से अप्रोच करें चीजों को, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। जैसे करप्शन को कम करने के लिए एक बड़ा बढ़िया रिप्लाई दिया जाता है इस समय कि यदि मैन जो ह्यूमन है उसका इंटरवेंशन कम कर दिया जाए, चीजों को डिजिटलाइज कर दिया जाए, तो वहां पर करप्शन की पॉसिबिलिटीज को काफी कम किया जा सकता है। जैसे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है डीबीटी, वो इसी की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऐसे कुछ चीजों को आप जस्टिफाई करते हुए डिस्कस करेंगे तो चीजें थोड़ी पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है किस तरह से, तो ये चीजें थोड़ा सा आप डिस्कस करें। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे जो ओपिनियन आपका हो वो वन साइडेड ना हो, वो मतलब दोनों साइड को कवर करता हुआ हो, और उसको जैसे आप प्रॉपर तरीके से मेंस में आंसर लिखते हो उसी तरह का आपका जो आंसर होना चाहिए, दोनों साइड को कवर करते हुए, मतलब क्वाइंस के दोनों साइड्स को कवर करते हुए आपको अपना ओपिनियन देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां पे मैं एक छोटा सा जरूर डिस्कस करूंगा, प्रयास करें कुछ एरियाज में अपना एक्सपर्टीज तैयार करके जाइए। बिकॉज कई बार हमने देखा है कि इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैंडिडेट्स रिप्लाई नहीं कर पाते, फिर उन्हीं से पूछ लेते हैं चलो बताओ तुम्हारी कौन सी एरिया जो है वो तुम्हारी फेवरेट एरिया है, जहां पे आप क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करना बेहतर समझेंगे। तो करीबन 1-2 एरिया ऐसी होती हैं जहां पे आपको थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप करके रखनी है। हालांकि हर किसी का कुछ ना कुछ फेवरेट एरिया होता है जहां पे वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से अप्रोच करता है, तो थोड़ी ऐसे कुछ बना के रखिएगा कि ये एरिया जो है जहां पे क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि आप एरिया बताओगे तो वो सीरियस क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज हमने पहले भी कई बार देखा है कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं डालता, जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है वही पूछते हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा हल्का सा 1-2 एरिया जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ के रूप में बना के रखें, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है।
नाउ इसके बाद यदि हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, हालांकि वो स्टार्टिंग में डिस्कस करना चाहिए लेकिन आई मिस्ड इट। एक डिस्कस किया था आई कांटेक्ट के लिए। आई कांटेक्ट को लेके हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के ओपिनियन रहते हैं, आई मीन कंफ्यूजन रहते हैं कि आई कांटेक्ट कैसे रखा जाए। बिकॉज कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई मैं आई कांटेक्ट रखता हूं तो आंखों की तरफ देखता हूं तो दिक्कत क्या होती है कि मेरे दिमाग में क्या है वो चीजें निकल जाती हैं। दैट्स नॉट हैपनिंग विद जस्ट फ्यू पीपल। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के साथ कंडीशन होती है कि वो आई मतलब आंखों की तरफ जब देखते हैं तो वो चीजें बहुत सारे उनके दिमाग से चीजें निकलने लग जाती है, बिकॉज उसकी हैबिट हमारी होती नहीं है। देखो, एक बेहतर इंटरव्यूज का मतलब क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो भी पैनल मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसकी आंखों में देखकर रिप्लाई करें। वैसे भी कहते हैं नजरें जुड़ाने का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ये चीजें इस चीज को दिखाते हैं, एंगेज करती है। तो आपको तो यही करना है कि आपको आंखों की तरफ देखकर ही आपको अपना रिप्लाई देना है। हाँ, कई बार यदि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आंखें देखने से, लगातार देखने से आपके दिमाग से थॉट निकलते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि भाई आंखों के बीच में आप देख सकते हो, या चिन की तरफ, जो चिन है उसकी तरफ आप देख सकते हो हल्का सा। लेकिन प्रयास करना है कि आपको फेस की तरफ ही देखना है और फोकस करना, आईज में भी आपको फोकस प्रॉपर तरीके से बना के रखना है। बिकॉज इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट होती है। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उन्हें भी लगता है कि यस दैट पर्सन इज कॉन्फिडेंट, और उन्हें भी लगता है कि ये जो है इनके अंदर आई मीन जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी आई मीन काफी कॉन्फिडेंस रखती है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको दिखाना जरूरी होता है। एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि जिन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा है उन्हीं की तरफ देखकर क्या रिप्लाई करना चाहिए। देखिए, ऑब्वियस बात है, जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आपको उन्हीं की तरफ देखकर रिप्लाई करना है। बिकॉज आपको जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है उनकी तरफ ही ट्रस्ट बिल्डिंग आपको करना है। बिकॉज जिससे क्वेश्चन पूछा है आपको रिप्लाई उन्हें करना है, लेकिन हल्का हल्का अपना जो आईज है उसको स्विच करते रहना है। लगभग 80 से 90% जो आपको फोकस होना चाहिए उन पे होना चाहिए जिन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेकिन बाकी कुछ फोकस हल्का हल्का बीच में आपको बाकी लोगों की तरफ भी देखते रहना है कि बाकी जगह में क्या चल रहा है ना। तो आपको, हालांकि बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ना देखें समथिंग लाइक दैट, या देखते ही रहे लगातार दूसरे की तरफ। आपको मेन फोकस उन्हीं पे रखना है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बाकी की तरफ भी हल्का हल्का आपको स्विच करते रहना है। बहुत ज्यादा स्विच नहीं करना है, हल्का हल्का स्विच करना है। आपने जस्ट एक सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ वहां का देख सकते हैं, मतलब यहाँ वहां नहीं, मतलब बाकी नंबर की तरफ, उसके बाद वापस से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। ये चीजें थोड़ा सा पॉजिटिव बनी जाती है। एक ट्रस्ट बिल्डिंग, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है मोस्टली फोकस आपका उन्हीं की तरफ होना चाहिए। इससे ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो उस इंटरव्यू पैनल मेंबर के साथ में होती है। तो ये चीजें आपको डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण डिस्कस करूंगा, बिकॉज अभी कभी क्या होता है कि आमतौर पर जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो रिसेंट घटनाएं हुई हों, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू आप इंदौर में देने जा रहे हो, प्रयास करो 2-3 दिन पहले चले जाओ, 2 दिन पहले चले जाओ, तो एटलीस्ट वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में अभी थोड़ा आप कंफर्टेबल फील करो। तो पहली तो जरूरी चीज ये है। सेकेंड चीज ये है कि वहां का जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको थोड़ी सी आप देख के जाओ। बिकॉज इससे क्या होता है कि ये लगता है कि यस ये सामने वाला बंदा थोड़ी जागरूक सा है। जैसे मान लो सपोज करो इंदौर में पता चलो एक दिन पहले अब आई मीन शिवराज सिंह चौहान विजिट किए हो या प्रधानमंत्री मोदी खुद विजिट किए हो, और आपको पता ही नहीं है कि बेसिकली यहाँ प्रधानमंत्री मोदी विजिट कर चुके हैं। तो एटलीस्ट आपको वहां पर उस लोकेशन के बारे में हल्की सी जानकारी होनी चाहिए कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। तो इंदौर में क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप गूगल में सर्च कर लो, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इंदौर में क्या क्या चीजें हो रही है पिछले 2-3 दिन से। तो ये चीजें कई बार इंटरव्यू बोर्ड आप जब क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पता है कि इसमें क्या चल रहा है, या कुछ यदि विजिट किया है, कोई भी घटना घटी है इंदौर में, या कोई एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके बारे में आपको हल्की जानकारी होनी चाहिए। कई बार ये जागरूक नागरिक की पहचान होती है ना। तो इन चीजों को थोड़ी ध्यान रखना कि हल्का सा प्रेजेंट डेवलपमेंट, एडवांसमेंट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हालांकि एडवाइजेबल यही है आप लोगों को कि आप लोग जो है न्यूज़पेपर की रीडिंग थोड़ा सा करने की हैबिट डालें। हो सके तो 2 न्यूज़पेपर देखें प्रॉपर तरीके से। एक तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक और न्यूज़पेपर को हल्का से देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज कई बार कुछ चीजें होती हैं जो एक पेपर में कवर नहीं होती हैं, तो कई बार दूसरा भी न्यूज़पेपर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल बैठ जाए बिल्कुल पढ़ने के लिए एक तरफ से, लेकिन यस हल्का बर्ड आई व्यू के साथ आप देखेंगे तो उसकी हेडिंग भी यदि आप देखे जाएंगे तो एटलीस्ट आपके पास एक अवेयरनेस रहेगी कि हाँ ये चीजें हो रही है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, उसके साथ मैं डिस्कशन वाइंड अप करूंगा, बिकॉज काफी लंबा डिस्कशन चल गया। देखो, आमतौर पर नो डाउट कि आपके इंटरव्यूज में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी बढ़िया होगी उतने बेहतर मार्क्स मिलने की संभावना हम लोग जताते हैं कि यस यू कैन फेस गुड मार्क्स।
देखो कम्युनिकेशन स्किल में कई बार मैंने भी देखा है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाए और वो तुरंत फटाफट रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। दे स्पीक वेरी फास्ट। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश में बहुत फास्ट बोलना शुरू किया, या हिंदी में यदि बोल रहे हैं तो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश यदि कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं तो भी बहुत फास्ट बोल रहे हैं। आपको बहुत फास्ट बोलने वाला नहीं बनना है, आप आराम से बोलिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं आप आराम से बोलिए, लेकिन आपके जो भी चीजें आप बोल रहे हैं उसको ये दिखे कि ये सोच समझ के बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि रटे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आप बोल बिल्कुल निकाल रहे हैं, दैट शुड नॉट लुक लाइक। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके रटे हुई चीजें उसको आप वोमिट कर रहे हैं, ऐसा उगल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं दिखना चाहिए। आपको ऐसा दिखना चाहिए कि आप थॉटफुल होकर आप चीजों को रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। और थॉटफुल होकर हम रिप्लाई जब करते हैं तो हमारे यहाँ हम जब रिप्लाई करते हैं उसमें चीजों की इंटरलिंकिंग होती है ना। हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, और थोड़ी प्रयास करना चाहिए कि हल्का सा आपको बहुत ज्यादा फास्ट बोलने का प्रयास नहीं करना है। आप आराम से बोलिए, लेकिन प्रयास करें हल्का सा ऑर्गेनाइज्ड होकर बोले। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि हमारे देश में जो हेल्थ कंडीशन है उसे खराब होने की वजह क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर्स हैं, वो रिमोट एरियाज में जाना क्यों पसंद नहीं करते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब देखिए यहां पर आपसे बोला, आप बोल सकते हैं कि वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, हल्का सोचिए और उसके बाद बोलिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो स्पेशली जो टाउन एरिया होती है, तो सिटी एरिया में तो प्रॉपर सिक्योरिटी की फैसिलिटी होती है, पुलिस बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हैं आप, लेकिन जो टाउन एरिया होती है या विलेज एरिया होती है वहां पर कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं, क्रिटिकल केस हो जाते हैं। वहां पर यदि पेशेंट के साथ कुछ ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाता है, उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स के ऊपर वो अटैक होने लग जाता है। तो कई बार ये सिक्योरिटी रीजन भी एक बड़ा रीजन होता है कि डॉक्टर्स जो है उसको अवॉइड करते हैं। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है, कहने में बहुत आसान लगती है लेकिन यस दैट्स ट्रू, कि कई बार जो रूरल एरिया होते हैं या टाउन एरिया होते हैं वहां पर एजुकेशन की फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों को यदि पढ़ाना लिखाना है तो उसके लिए फिर उन्हें दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है इसमें यदि काम किया जाए, उनके लिए प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया जाए, तो कई बार वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको भी अपने रिमोट एरियाज की तरफ ला सकते हैं। तो ये चीजों को यदि आप डिस्कस करेंगे तो वो चीज थोड़ी लगेंगी यस थॉटफुल है ना। तो हल्का सा आप सोचें चीजों को, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे बहुत ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप 5 सेकंड 10 सेकंड सोचें प्रॉपर तरीके से। और देखो 5 सेकंड 10 सेकंड सोचने में बहुत सारे थॉट्स नहीं आ जाएंगे, लेकिन एक भी लिंक यदि आपको जेन्युइन मिल जाती है और आप उसी चीज को एक्सपांड कर दोगे तो लगेगा कि यस थॉटफुल तरीके से रिप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अदरवाइज आपके मुंह में जो है वो फटाफट बोलने लगे तो कई बार वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता। थोड़ा प्रयास करना है, हल्का सा आपको पेशेंट होकर रिप्लाई करना है, आपको आराम से मतलब 5-10 सेकंड का थोड़ा सा पॉज लेना है, उसके बाद रिप्लाई करें क्वेश्चन पूछने के बाद में। तो आई थिंक उससे आप बेहतर तरीके से जो कोरिलेट कर पाएंगे। तो यहां पर बहुत फास्ट बोलने वाली जरूरत नहीं है, यहां पर एक ऐसे इंसान की बोलने की जरूरत है जो चीजों को ऑर्गेनाइज करके चीजों को बोलता है। तो ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्टफुल है, थोड़ी प्रयास करेंगे चीजों को थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में बोलने का प्रयास करें, है ना। कुछ कभी कभी केस स्टडीज पूछी जाती हैं जो हम लोगों ने देखा है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये होते तो क्या करते। कुछ केस स्टडीज इस तरह से बनती हैं। तो प्रयास करें कि जैसे कुछ प्रशासनिक आपके सामने क्षमताएं, आप प्रशासनिक स्किल्स जो है आपके सामने रखी जाएं, कि ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। एथिकल कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो आप लोगों ने एथिक्स ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो केस स्टडीज आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ रखी है। प्रयास करें हमेशा केस स्टडीज में लॉ, नियम कानून को सुप्रीम पे रखें। हर जगह आपके जुबान से यही निकलना चाहिए कि नियम कानून के अनुसार ही हम चीजों को पालन करेंगे। हल्की फ्लेक्सिबिलिटी रखने की बात आप कर सकते हैं, लेकिन नियम कानून वो कंप्लीटली एथिकल है, उस चीज को आप कंप्लीटली फॉलो करने का काम करेंगे। नियम कानून के साथ जो छेड़खानी है वो आप वहां पर बोलते वक्त नहीं करेंगे। केस स्टडीज किया जा रहा है, आप प्रॉपर तरीके से नियम कानून को फॉलो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपका सीनियर है वो कुछ ऐसी करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो आप क्या करेंगे। तो आप प्रॉपर तरीके से ये नहीं कहेंगे कि हाँ उसको मीडिया के सामने जाएंगे और उसको एक्सपोज कर देंगे। आपको ये बोलना है जो आपका प्रॉपर तरीके से आपका जो नियम है, आपका जो सर्विसेज रेगुलेशंस हैं वो बोलते हैं कि उनकी जो हायर अथॉरिटी उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, आप भी उसी तरह प्रॉपर तरीके से बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कुछ मैं बहुत एडवेंचरस करने लग जाऊंगा, मैं उस ऑफिसर को पूरा मीडिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। जो भी नियम कानून बनाए गए हैं आपको उसी नियम कानून को फॉलो करना है। जैसे आपके यहाँ चपाती अच्छी नहीं मिल रही है, आप कई अथॉरिटी हैं, तो वहां पे आप क्या मीडिया के सामने चले जाएंगे या सोशल मीडिया में आप उस चीज को पोस्ट कर देंगे, देखो ये चीज चल रही है,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो प्रेजेंट टाइम में वो है सीनियर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। तो आपको जो नियम कानून बनाए गए हैं, सर्विस रूल्स जो बनाए जाते हैं, उसके बारे में हल्की से आपको इन्फॉर्मेशन, देखिए आप आमतौर पे हल्की से इन्फॉर्मेशन आपको होनी भी चाहिए, लेकिन सर्विस रूल्स यही बोलते हैं कि जो हायरार्की है उसको फॉलो करना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर नियम कानून पे प्रॉपर तरीके से उसी के हिसाब से आपको बोलना है। बहुत ज़्यादा आपको बहुत एडवेंचरस चीज़ें बोलने का प्रयास नहीं करना है। यदि आप बोलते हैं थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा सैलोनेस देखने के लिए मिलेगी। तो थोड़ी सी इन चीज़ों को थोड़ी ध्यान रखना है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MBPSC, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज है, डाउट्स हैं, यहाँ भी आके पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि मॉक में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। तो चलो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया तरीके से ट्रिप होते हैं एंड आई एम श्योर कि यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर। आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेंगे। कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, पेशेंट रहिए। आई एम श्योर यू कैन गिव योर बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव वन फुड हेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल द बेस्ट। थैंक यू।